नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्वन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा। बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया था, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। नीति आयोग द्वारा विकसित भारत 2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़े और विकसित भारत 2047 ऐप लॉन्च किया। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें युवाओं के सुझाव बहुत जरूरी है क्योंकि भारत युवाओं का देश है। विकसित भारत 2047 के तहत भारत के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में जुड़े। वहीं राजभवन देहरादून से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल मोड से जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि माई गवर्नमेंट, जो माई गॉव है, जो आईटी का, उसके अंदर में विकसित भारत @2047 ये वेबसाइट हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सुझाव दें कि किस प्रकार से हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बढ़ना है, जो पूरे राष्ट्र ने विश्व गुरु विकसित राष्ट्र के प्लेटफॉर्म पर जाना है, इसके लिए सबके सुझाव, सबका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर आज हम राजभवन के अंदर में 3 पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। पहला पैनल डिस्कशन अर्थव्यवस्था के बारे में किया, उसी प्रकार 2 और पैनल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम इसमें वो चीज खोज कर सकें कि हमारा जो योगदान है, हमारी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है। और मुझे तो ऐसा लगता है जो स्पेशली उत्तराखंड के जो हमारी महिला हैं, हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, हमारी बेटियां, हमारा यूथ बिल्कुल अलग है। मैं जब भी यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके अंदर में किस प्रकार से हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाए, इसके लिए एक लगन सी है, एक अंदर से डिजायर है, अंदर से सोच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज उद्घाटन, आज शुरुआत की है, शुभ आरंभ किया गया है कि हम सब, हर एक यूथ, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक शिक्षक किस प्रकार इस मुद्दे के ऊपर में, इस मिशन के ऊपर में, इस विजन के ऊपर में। और एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर कहा कि जो आइडिया होता है वो भी आई से शुरू होता है। मतलब इंडिया भी आई से शुरू होता है और बारीक में जाएंगे तो विजन में भी 2 बार आई आता है, विकसित में भी 2 बार आई आता है। तो ऐसा लगता है कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम किस प्रकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने का संपूर्ण जो अभियान है, उसमें समस्त देश को जहां सहभागी बनना है, वहीं शिक्षा जगत के जो हमारे शिक्षाविद हैं, कुलपतिगण हैं, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब से अपना सबसे बड़ा योगदान देना है, उन सबको सहभागी होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की
विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है उस यात्रा को पूरा करना है। और ये यात्रा हमारी तभी पूरी होगी जब संपूर्ण देश के लोगों का इसमें योगदान होगा, सहभाग होगा, और सब लोग जब एक दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प भारत यात्रा जो कि 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा है वो पूरा होगा। कह सकता हूं कि आज हर विश्वविद्यालय दो गांव गोद लेके वहां सामाजिक कुरीतियां हैं, वहां पे साक्षरता अभियान है, इस पे लगे हुए हैं। तीसरा, हमने एक अभियान लिया है कि हमको नशा मुक्त कैंपस बनाने हैं। चौथा, हमने लिया है कि हम उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने हैं। ऐसे 10 टारगेट हम विश्वविद्यालयों को दे रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस सेमिनार के बाद अब 35 विश्वविद्यालय में हम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। और इसमें युवाओं की भूमिका भी होगी, हमारे कुलपतियों की भूमिका भी होगी, हमारे शिक्षाविदों की भूमिका भी होगी, मान्य पत्रकार लोगों की भूमिका होगी, और सारे लोगों को हम उसमें बुलाने जा रहे हैं। पीआरडी के स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य और अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री ने ड्यूटी के दौरान हुई पीआरडी के जवानों की मौत के बाद परिवारजनों को चेक भी वितरित किए। वहीं आज पीआरडी को अपना लोगो यानी कि निशान चिन्ह भी मिल गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में पीआरडी के जवानों का अहम योगदान रहा है, चाहे वो आपदा हो, 4 धाम यात्रा हो या फिर कावड़ यात्रा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलकारा टनल हादसे में भी पीआरडी के जवान डटे रहे। अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्भ वर्दी और एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपये प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का जो मासिक मानदेय है उसको क्रमशः 600 रुपये एवं 300 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपये एवं 500 रुपये किया जाएगा। आपदा बचाव कार्य में तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को 50 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी और भी आपके सब प्रस्ताव आए हैं, क्योंकि ये हमारे वित्त विभाग और सभी विभागों ने इसको देखने के बाद ये मैंने आप सबके समक्ष आगे के लिए घोषणाएं की हैं। जो अन्य भी प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों को भी हम लोग अपने आगे की हमने समीक्षा में और कार्यक्रमों में जो आगे कार्य रूप देना है उसमें रखा है। जल्दी हम उस पर भी आप सबके हित में हमने निर्णय भी लेंगे। अंत में मैं आप सभी से हमारे श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए आप सबसे भी आपके सहयोग और आपके समर्थन की अपील करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से और जितनी बार उत्तराखंड वो आए हैं हर बार उन्होंने एक विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक यानी कि ये 10 साल आने वाले वो उत्तराखंड के साल होंगे। यानी कि उत्तराखंड तरक्की पर होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड देश के लिए एक मॉडल राज्य होगा। उस राज्य को बनाने का काम हम सबको करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जो शब्द जहां हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, वहीं उनके ये शब्द हमारे अंदर एक कर्तव्य बोध का आभास भी हमको कराते हैं। हमारे कर्तव्य के प्रति भी हमको कहीं न कहीं अग्रसारित करते हैं कि हमको अपने कर्तव्यों में आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इतनी शानदार परेड के लिए और करने वाले हमारे सभी विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पीआरडी स्वयंसेवकों को,
आज के दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अर्पण किया कई मुख्यमंत्री की ओर से की गई। देखिए, आज पीआरडी स्थापना दिवस की मैं सभी हमारे पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य सरकार लगातार पीआरडी जवानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ऊंचा रखने के लिए लगातार उनके कार्यक्रमों को रखते हुए उनकी भावनाओं के अनुसार एक्ट में जब जो संशोधन करना पड़ा उस संशोधन को भी किया है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके मानदेय में भी वृद्धि करी है और लगातार उनकी मांग जो एक मृत आश्रितों को भी नौकरी मिले, उस भावनाओं को भी संकलित करते हुए शासनादेश में परिवर्तित किया है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पीआरडी जवानों के हित में निर्णय दे रहे हैं। कोविड पीरियड के दौरान की गई उनकी सेवाओं को लेकर भी उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पीआरडी जवान बड़े अहम हैं, चाहे वो पर्यटन की ड्यूटी हो, यातायात की ड्यूटी हो, आपदा की ड्यूटी हो, हर क्षेत्र में यदि उत्तराखंड सफल हुआ है तो उनका भी कहीं ना कहीं वहाँ पर सहयोग है। तो आज इसी स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अहम घोषणाएं उनके हित में की हैं, जो मुझे लगता है कि पीआरडी जवानों के आने वाले समय में उनको और फायदा पहुँचेगा। मात्र 1-1.5 साल के कार्यकाल में लगातार विभाग भी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्रमदर तरीके से जो है उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके परिवार की प्रगति के लिए उचित शासनादेश निकालते हुए उनको समर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर निदेशालय, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, विभागीय मंत्री रेखा आर्य, रायपुर विधायक उमेश शर्मा समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीआरडी जवानों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीआरडी जवान अचानक आक्रामक हो गए। इसके बाद सीएम धामी ने खुद जवानों को समझाते हुए उनकी बात सुनी। जवानों ने सीएम धामी को बताया कि विभाग में हर जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हर महीने विभाग की ओर से 570 रुपए काटे जा रहे हैं और इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी किया गया। इस विभाग में पीआरडी जवानों में इसी के साथ साथ अन्याय भी किया जा रहा है और पीआरडी जवानों ने मांग की कि 570 रुपए हर महीने काटना बंद होने के साथ ही सालाना 300 दिन काम करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। वीर सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीआरडी हित संगठन और राज्य आंदोलनकारी, जिसने कि इस उत्तराखंड आंदोलन में जो है उत्तराखंड राज्य के लिए अपने जान तक न्यौछावर करे। 52 मुकदमे मेरे पास आंदोलन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। मेरे को ये पीआरडी से निकाल सकते, मेरे घर से नहीं निकाल सकते, ये हाथ पैर नहीं तोड़ सकते, मेरे हाथ पैर नहीं तोड़ सकते। लेकिन पीआरडी के साथ आज बहुत बड़ा छलावा हुआ है। पीआरडी के जवानों के साथ और पीआरडी जवानों के परिवारों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। क्योंकि हमारे देखिए, इन्होंने जब हमारी पहले वेतन वृद्धि होती थी तो ये होमगार्ड का साथ बढ़ाते थे। जब 2005 में शासन ने जियो हुआ, इन्होंने क्या किया कि उसमें लिखा कि होमगार्ड की भांति पीआरडी जवानों का भी बढ़ाया जाएगा। आज होमगार्ड 28,000 रुपये है, पीआरडी जवान कहाँ 28,000 रुपये? 28,000 17,000 में फर्क है कि नहीं है? कितने का? 1100 रुपये का फर्क पड़ रहा है। आप 1100 हमारे क्यों नहीं बढ़ाते? क्या हम काम नहीं कर रहे? ये अगर इनका काम हो 12-12, 24-24 घंटे पीआरडी जवानों को अपने घरों में बर्तन भी मंजवाते हैं, अपने कुत्ते घुमवाते हैं, अपनी गाड़ियां चलवाते हैं, अपने घर का पर्सनल काम करवाते हैं। ये डायरेक्टर से लेकर सब नीचे तक, एक बीओ तक आज बीओ वर्दी पहन के सलामी परेड कर कमांड कर रहा। और 365 इस बीओ को देख लो, ब्लॉक में बीओ को देख लो, सिविल में रहेंगे। इनको महिला मंगल दल का पैसा चाहिए, सेमिनार का पैसा चाहिए, सांस्कृतिक खेल कूद का पैसा, खेल महाकुंभ में कितना घोटाला का, ये इन लोगों को ये पैसा चाहिए। इन लोगों को कमीशन चाहिए खाली। पीआरडी जवानों के परिवारों के बारे में नहीं सोचते ये लोग। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे को नौकरी से निकालने मुझे कुछ जरूरत नहीं है। मैं सब्जी का ठेला लगा अपने बच्चे पालूंगा। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं लड़ना जानता हूँ। अगर हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ना भी जानते हैं। अब मांग क्या है? मेरी मांग ये है, अगर 1100 रुपये पीआरडी जवानों को, अगर रुक जाए यार, जो 27,000 रुपये 28,000 रुपये पीआरडी जवानों होमगार्ड के जवानों का, उनके बराबर यदि हमारी वेतन वृद्धि नहीं होती है और धुलाई भत्ता अगर 1,000 रुपये महीना नहीं होता है और जो टीएडी है वो अगर हमारे लिए नहीं लागू होता है, हम 5 दिन के समय में जो है भूख हड़ताल पर और धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे।
हल्द्वानी पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने आज हल्द्वानी जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला कैदियों से बातचीत कर जेल प्रशासन को बंदियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि उनकी महिला कैदियों से बातचीत हुई है, वो अपनी पूर्व में की गई गलतियों से दुखी हैं, इसीलिए जेल प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें स्वयं सहायता समूह की तरह प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में वो अपराध क्षेत्र में ना जाकर अपनी रोजी रोटी पर ध्यान दे सकें। जाइए जाइए, तो सब जा सकते हैं भाई, यहीं तक हम आगे जवान जी, बस पीछे कर ये देखने आई थी मैं। 77 महिलाएं हैं और जो आप लोग प्रतीक्षा करते रहे उसका भी मैं बता दूं कि एक एक महिला कैदी से मैं मिली, एक एक महिला कैदी के बारे में मैंने सुना है कि वो किस तरह के अभियोग में वो अंदर हैं, और जिन कुछ बहुत सारी महिलाएं ये हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हमारी बात न्यायालय तक पहुंचाई जाए। तो उसमें हमने खुद ही, हम लोग बैठे हैं, हमने कहा है कि इसमें अगर वास्तव में हमारी तरफ से कि वो उनका जो गुनाह है कि उनका गुनाह उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमसे जो गलती हुई है हमें एक बार मौका दिया जाए है, तो निश्चित ही। और दूसरा कि जेल प्रशासन का भी व्यवहार बहुत अच्छा है, सबने कहा है अच्छा है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य और सभी चीजों को लेके उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की है। खाने का भी, भोजन का भी उन्होंने कहा कि हमें अच्छा भोजन यहाँ पे मिलता है, रहने वहने की व्यवस्था है यहाँ के व्यवस्था से। तो वो किसी तरह से उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें कोई। रामनगर में बाइक फिसलने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक के घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक बाइक पर सवार थे और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई, जिसमें कि तीनों घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद तीनों को घर भेज दिया। इस दौरान सोहन की हालत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए दोबारा से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय सोहन पाठक निवासी ग्राम भलोन पठानकोट के रूप में हुई है। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने रामनगर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि यदि इस मामले में चिकित्सकों द्वारा लापरवाही की गई तो इसकी जांच करवाई जाएगी और जांच में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही उजागर हुई तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पाठक हूँ। कल रात मेरे भतीजे का जो टस्कर ट्रेल सांवलदे में जॉब करता था, उसका एक अचानक थोड़ा सा उसे चोट लगी कहीं पे, उसको हॉस्पिटल लाया गया रामनगर सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद वो 3 लोग थे, दोनों को थोड़ा चोट आई है, खुली चोट, इसको गंभीर चोट, थोड़ा गुम चोट सी लगी जो हमें लगा है। बाद में हमने हॉस्पिटलाइज किया उसको, आधे घंटे डॉक्टरों ने अपने साथ रखा। यहाँ पे जिम्मेवार पर्सन कोई नहीं था हॉस्पिटल के अंदर, सारा वो स्टाफ था जिनके टेबलों पे मोमो की चटनी, प्लेटें और वो सब पड़ी हुई थी, वो सारे लोग खा रहे थे वहाँ पे। और जब हमारा बंदा वहाँ पे आता है, उन्होंने उनका जो भी ट्रीटमेंट किया है, जो भी मेडिसिन उन्हें दिए, जो इंजेक्शन दिया है, उसके आधे घंटे बाद उन्होंने बोला कि इसे डिस्चार्ज कर दो, नॉर्मल है। सामने वाले 2 लड़कों को टाँके आए हैं, उनको इतना तो उन्हें कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि जब सामने वाले को इतना मतलब गंभीर चोटें आई हैं, जो बंदा चला रहा है उसको उन्होंने नॉर्मली आधे घंटे में डिस्चार्ज दे दिया। जब हम उनसे वापस घर लेके गए हैं, ठीक 1 या 1:30 बजे उसके पेट में फिर से दर्द हुआ। जब यहाँ पे लेके आए तो इन्होंने बोला कि इस पर अब कुछ नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो हमारे को, मैं प्रशासन से भी गुहार करना चाहता हूँ, पोस्टमार्टम के लिए भतीजे का अभी हमारा शव गया हुआ है, निष्पक्ष जाँच करें, जो भी रिपोर्ट आए बिल्कुल क्लियर कट करें। और मैं अभी रामनगर के जितने भी नेतागण है ना, इन सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा, आपका जो ध्यान है ना वो है कहीं दूसरी जगह पे, आप ऐसी व्यवस्था को सुधारो। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है, या आप अपने किसी बच्चे का, किसी बड़े बुजुर्ग आपके परिवार में जिनको दिक्कतें होती है ना, यहाँ इलाज करा के देखो। यहाँ 3 से 4 बंदे मिलते हैं रात को, उनको अपने आपस में उनकी फैमिली डिस्कशन, इतनी हेल्दी डिस्कशन होती है कि पता ही नहीं लगता कि मरीज का हमने ट्रीटमेंट क्या करना है और कहाँ पे करना है। आपका आरोप है कि जो इलाज किया है उसमें हमारा आरोप है जो इलाज किया है वो सही इलाज नहीं मिला है, उसको इंजेक्शन मिला है, जो भी दवाइयाँ इन्होंने थी बिल्कुल सही नहीं मिला है। साथ में
ना ही इनके पास की थी। एटलीस्ट रेफर के लिए बोलते ना हमारे को कि भैया आप इसे कहीं हायर सेंटर में लेके जाओ, हम लेके जाते, बट वो भी इन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला ये नॉर्मल है और अभी आप घर लेके जाओ, ऐसा इनके स्टाफ ने हमारे को बोला है। मैं आज डॉक्टरों पर भी ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, पूरी टीम यहाँ पे है, रामनगर के ना जितने भी नेतागण हैं, मैं सभी से फिर से निवेदन करता हूँ, बॉस आप इस तरफ का देखो, है ना, एजुकेशन, ये कॉर्पोरेट प्रशासन और सारे वहीं घुसे पड़े हो, ये अपना ये समुदाय यहाँ का देखो कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी गड़बड़ें चल रही हैं। ये हमारी सरासर कंप्लेंट है कि रामनगर सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे तो तुम अच्छे वाले आदमी को भी लाओगे ना, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगाड़ के ही जाए। पूरे प्रकरण में विभिन्न माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पूरे मामले की जांच के लिए उप जिला चिकित्सालय रामनगर के सीएमएस को निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी तथ्य हैं उस पर जांच कर ली जाए, यदि किसी लापरवाही से लापरवाही। टिहरी के बोराड़ी स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के साथ हुआ। बता दें कि डीएम मयूर दीक्षित ने बतौर मुख्य अतिथि और सीडीओ मनीष कुमार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में खेल महाकुंभ के झंडे का आरोहण कर लंबी कूद के चैंपियन नीतीश असवाल को मशाल सौंपने के बाद 100 मीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में डीएम दीक्षित ने कहा कि खेलों को युवा जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे जीवन में अनुशासन के साथ साथ शारीरिक शक्ति का विकास होगा, वहीं जीवन में खेल करियर बनाने में भागीदारी बनेंगे। विशिष्ट अतिथि सीडीओ मनीष कुमार का कहना था कि खेलों के ग्लैमर को देखते हुए युवाओं को इस फील्ड में अपना बेस्ट प्रदर्शन देना चाहिए। आयोजन हो रहे हैं उससे खेल प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। देखिए, खेल महाकुंभ का जो ये जिला स्तरीय कंपटीशन है, आज इसका शुभारंभ किया गया है यहाँ पर, और इसमें और आज और आगे 3-4 दिन तक विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे ग्रामीण अंचलों से काफ़ी सुदूर क्षेत्र से जो प्रतिभाएं वो निकल के आ रही हैं, उनका प्रोत्साहन भी यहाँ पर किया जाएगा। विभिन्न तरीके से अच्छी पुरस्कार राशि भी हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं उनको दी जाए, और उनको और भी आगे ट्रेनिंग के लिए जो यहाँ से विजयी होंगे उनको राज्य स्तर पर मौका मिलेगा खेलने का। जैसा आपने देखा कि काफ़ी प्रतिभाएं हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर एथलीट्स भी आए हैं, और निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार विभिन्न तरह की कॉम्पिटिशन्स करा रही हैं, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक से अच्छे एथलीट्स जाएँ और राज्य और नेशनल लेवल पे हमारे राज्य का नाम रोशन करें। कार्यक्रम से ये जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ हमारा आज से शुरू हो रहा है, जिसमें अंडर 14 वर्ग की, 19 वर्ग की और 17 वर्ग की इसमें एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के साथ हमसे शुरू कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, ये सही प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें हम प्रथम जो विजेता होगा उसे 800 रुपये प्रथम पुरस्कार, 600 रुपये दूसरा पुरस्कार और 400 रुपये तृतीय पुरस्कार हमसे यहाँ पे देंगे। इससे पहले ये सभी प्रतियोगिताएं हमारी विकासखंड स्तर पर संपन्न हो चुकी हैं, और जो यहाँ से प्रतिभागी सफल होंगे वो 14 तारीख को, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देहरादून में किया जाएगा, वहाँ बच्चे प्रतिभाग करेंगे। तो साथ ही इसके हम कुछ परंपरागत जो हमारे गेम्स हैं, जैसे मुर्गा झपट हो गया, मलखम हो गया, उसके प्रतिभागी भी यहाँ से सीधा हमारे डायरेक्ट लेटरल एंट्री उनकी होगी, वो सीधा राज्य में प्रतिभाग करेंगे। कितने बच्चे हैं लगभग टिहरी जिले से? आज जो ये प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में लगभग 220 के लगभग बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, और ऐसे हर दिन कबड्डी, खो खो नेक्स्ट दिन है, फिर हर दिन ऐसे इस तरह के बच्चे। कितने दिन चलेगा ये? 11 से लेके 17 तक, 17 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता चलेंगी। नाम है धीरज सरिया। कहाँ से है? रांचूरी। अच्छा, कौन सा उसमें आप विजेता हुए हैं? 800 मीटर। अच्छा, क्या स्थान मिला है? अच्छा, क्या करने की इच्छा है अब आगे? यही बस। कैसे लग रहा है? कैसे महसूस कर रहे हैं समय? अच्छा, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और लोगों को? बस प्रैक्टिस करो। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप था कि गाजीपुर आंदोलन के दौरान सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया, जिससे कि किसानों में भारी रोष है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने एसडीएम जसपुर से भेंट की और अपनी पुरानी मांगों का ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा। मोर्चा की कॉल पे दिया गया है। पूरे देश भर में किसान आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं।
इसमें हमारी मांगें वही पुरानी मांगें हैं जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। आंदोलन के वक्त जो हमारा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहा था, जो सरकार ने हमसे वादे कर और हमसे वो आंदोलन स्थगित करवाया था, सरकार ने अभी तक वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसे लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर के किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और सरकार को जगाने का। तो चलिए उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।